सो बेसिकली हमने कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स की बेसिक थ्योरी पढ़ ली थी कि कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में हमने देखा था कि एक कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है और मैक्स पूलिंग लेयर होती है। क्या फ़ायदा था फुली कनेक्टेड के बजाय कॉन्वोल्यूशनल लेयर यूज़ करने का। जहन में ये बड़ी मोटी मोटी बातें जो जहन में होनी चाहिए ना आपके कि क्यों हमने कॉन्वोल्यूशनल लेयर इस्तेमाल ही क्यों की थी। किसी को भी याद नहीं है? नहीं यार, ऐसे तो ना किया करो ना यार, मज़ा नहीं आता, फिर चस्प नहीं आती पढ़ाने की भी। हाँ, हमने कहा था कि सबसे बड़ा मसला जो एक हमें नज़र आ रहा था कि फुली कनेक्टेड लेयर अगर हम लेट से कंप्यूटर वीएन के लिए यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लेट से फर्स्ट लेयर हमने 1000 की और पीछे 1 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का इमेज है, तो बिलियन पैरामीटर्स तो यही हो गए, तो बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स बन जाएंगे। तो कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो हमें हेल्प कर रही थी इन कि वो उन पैरामीटर्स को कम कर देती थी। ठीक है, अब एक फ़िल्टर जो होता था वो 3x3 या 5x5 का होता था। और दूसरा ये कि इमेज में इंफॉर्मेशन अमूमन लोकल जगह पर ही होती है, यानी आँख है तो उसके सारे फीचर्स उसी जगह पे होंगे जिस जगह पर ही आँख है, नाक है तो उसी जगह पे होंगे फीचर्स, तो वो लोकेलिटी कन्वोल्यूशन प्रिजर्व कर लेती थी। और दूसरा ये कि अगर आपने आँख डिटेक्ट करनी है तो आपने इमेज के किसी हिस्से पे भी डिटेक्ट करनी हो सकती है, तो क्योंकि वो पूरे इमेज पे फिरेगा कन्वोल्यूशन, तो वो पूरे इमेज पे कहीं पे भी उसको आँख डिटेक्ट होगी तो वो फ़िल्टर फायर कर जाएगा। ठीक है, तो ये थी, और नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हम आगे बढ़ाते जाते थे। तो हमने कुछ पढ़ लिए थे कॉमन से आर्किटेक्चर, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। इंसेप्शन हम आज करेंगे। ठीक है, सो लिनेट 5 वॉज अ क्लासिक नेटवर्क जो कि हैंड डिजिट्स के लिए हुआ था, और कह लें कि यही जो शायद पहला मेजर ब्रेक थ्रू था, जो कि जिसके बाद भी काफ़ी अरसे तक हम सोए रहे, लेकिन जब दोबारा जब बड़े इमेजेस और बहुत बड़े डाटा सेट आना शुरू हुई है, कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई, तो उसके बाद फिर हमने लिनेट के बाद जो नेक्स्ट था वो एलेक्स नेट था, जो कि जेफ हिंडन के स्टूडेंट्स वाला था, और उसने फिर इसको बढ़ा दिया। मतलब मशीन लर्निंग का रेवोल्यूशन यहाँ से शायद थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। और ये हमने फिर डिफरेंट लेयर्स देखी थी कि किस तरह लिनेट में आपकी कहते हैं फर्स्ट लेयर कन्वोल्यूशन है, फिर पूल है, फिर कन्वोल्यूशन, फिर पूल, और इस तरह का आर्किटेक्चर चल रहा है। ठीक है, एलेक्स नेट में जो था साइज़ बड़ा हो गया था निस्बतन, क्योंकि इसके दरमियान काफ़ी साल हैं, एक 1998 का है, एक 2012 का है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये तकरीबन 14 साल के बाद का है, तो उस वक्त कंप्यूटेशनल पावर बढ़ गई थी, डेटा सेट्स बढ़ गए हुए थे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स थे, लेकिन अगेन आर्किटेक्चर सिमिलर है, कन्वोल्यूशन है, पूल है, कन्वोल्यूशन है, पूल है। ठीक है, और आखिर में फुली कनेक्टेड लेयर्स थी। फिर हमने कहा था कि अगर आप ज़्यादा डीप जाना चाह रहे हैं तो उसमें VGG16 जो है ना वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रो करता था, कि यानी हर लेयर में हमारे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स बढ़ते जाते हैं, हमने कहा था, और हमारी इमेज की डायमेंशन कम होती जाती हैं। तो वो ज़रा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसके अंदर हो रही थी। ठीक है, कि 64 थी, फिर 128 हुई, फिर 256 हुई, फिर 512 हुई। तो ये जो इसके नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स बढ़े थे, जिसको हम चैनल्स भी कहते हैं, वो बड़े तरतीब से बढ़े थे, और जो डायमेंशंस उगड़ी थी वो तो मैक्स पूल की वजह से दोनों डायमेंशन में हाफ हाफ होती रहती। फिर हमने रेजनेट्स देखे थे, और रेजनेट्स जो थे उनमें हमने एक स्किप लेयर बीच में कहा था कि हम कुछ लेयर्स को स्किप कर दें, और ये बहुत ज़्यादा डीप बनाने के लिए, लेकिन उसमें हम ये भी चाहते हैं कि ओवर फिटिंग ना हो, तो उसके लिए हमने स्किप लेयर्स बीच में ऐड की थी, और जिसने ये वाला मसला ख़त्म कर दिया था कि आपका नॉर्मली जब आप बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं तो आपका बजाय ये कि नंबर ऑफ़ लेयर बढ़ाने से बेहतर होने की चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें ओवर फिट होना शुरू हो जाती हैं। तो रेजनेट में क्योंकि स्किप लेयर है, तो अगर आपको ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो स्किप लेयर की हमने इंट्यूशन ये पढ़ी थी कि वो क्या करती है, वो काइंड ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन लर्न कर लेती है। अगर उसने कुछ नहीं करना तो वो आइडेंटिटी फंक्शन लर्न कर लेगी, और अगर उसने कुछ करना है, अगर कोई उस लेयर का कोई फ़ायदा होना है, तो वो वाला फीचर लर्न कर लेगी। सो क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन लर्न कर लेगी तो इसका मतलब है इफेक्टिवली वो वाली लेयर है ही नहीं। और ये हमने फिर उसका आर्किटेक्चर देखा था। ठीक
ठीक है। ओके, सो आज का अब हम लेक्चर जो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, तो जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया के पीछे क्या चल रहा था। सो आज हम इंसेप्शन पढ़ना चाह रहे हैं नेटवर्क। गूगल ने ये बनाया था, गूगल नेट भी इसको कहते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम एक और आइडिया पढ़ेंगे जो कि है 1x1 कॉन्वोल्यूशन का। सो 1x1 कॉन्वोल्यूशन जो है, अगर आप नाम से देखें तो नाम से तो लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब अगर मैं एक इमेज लूँ और मैं कहूँ कि मैंने 1x1 कॉन्वोल्यूशन करनी है, ठीक है, तो 1x1 तो सिर्फ एक पिक्सल होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ किसी चीज़ से 1x1 से, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मैं कहूँगा यार इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर इधर लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है 10, इधर लिखा हुआ है 20, तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 10 जो है वो 20 हो जाएगा, 20 40 हो जाएगा। तो हम इसको 1x1 कॉन्वोल्यूशन क्यों कहें, मतलब बेसिकली ज़हन में ये एक आइडिया आता है ना। तो 1x1 कॉन्वोल्यूशन, अगर तो डेप्थ 1 है तब तो यही चीज़ है, और तब तो वाकई 1x1 कॉन्वोल्यूशन का फ़ायदा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने पढ़ा था कि हम कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम्स कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ चैनल्स आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास आ रहे हैं, इनमें हम जब कोई चीज़ कन्वॉल्व करते हैं तो उसको पूरी डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके भी नंबर ऑफ चैनल्स, जितने इनपुट के नंबर ऑफ चैनल्स हैं उतने ही बन जाते हैं। सो इसकी जो डेप्थ है, लेट से डेप्थ पहली लेयर पे 3 होती है RGB की वजह से अक्सर, ठीक है। सो ये 3 है तो फिर ये भी 3 बन जाएंगे। और फिर हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली वो जो 3 हैं वो इन 3 से पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर आएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑपरेशन बन गया कि आपने इन 3 को 3 से मल्टीप्लाई, और जैसे ये डेप्थ बढ़ती जाएगी तो ये 3 के बजाय, क्योंकि डेप्थ बढ़ती जाएगी तो हम इन तमाम चैनल्स में, यानी कि अगर मैं इसको स्लाइस में तोड़ लूँ तो यहाँ पे जितने भी स्लाइसेस हैं वो पूरा स्लाइस को एक तरह से हमने उसका एक पूरी 1x1 उठाया ब्लॉक, उसको पॉइंट बाय पॉइंट इससे मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा होता है ना, ये एक तरह का इंटरेस्टिंग काम ये है कि मैंने जो पीछे से डिफरेंट फिल्टर्स लर्न किए हैं, वो उनमें से डिफरेंट फिल्टर्स को वेट देकर ऐड करके एक नंबर दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हर फिल्टर, फॉर एग्जांपल एक फिल्टर ने एक चीज़ लर्न की थी कि इधर आँख है, और दूसरे ने लर्न किया था कि इधर कान है, ठीक है। तो अब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये कर रही होगी कि यार कहीं पे आँख और कहीं पे कान आ रहा है, तो उनको कुछ वेट देकर इधर ऐड कर लो, ठीक है। तो वो उनका कंबाइंड इफेक्ट इधर ले आएगा, जो कि पहले इंडिपेंडेंटली चल रहे थे। तो 1x1 जो है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल सा काम कर रहा है कि वो बजाय इसके कि कह लो कि बजाय ये कि पूरा एक लेता, वो एक पिक्सल के ऊपर क्या क्या चीज़ आ रही है विद डिफरेंट फिल्टर्स, उनको पकड़ के देख रहा है कि उनका क्या इफेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये बात का नेटवर्क इन नेटवर्क भी कहलाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये वही वाली चीज़ स्लाइड पे एक्सप्लेन हुई है कि अगर आपकी 1 डायमेंशन है तो दिस इज़ जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन, तो वो तो हमारे लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल काम नहीं है। लेकिन अगर ये डेप्थ है इसमें, तो बेसिकली हम एक स्लाइस उठा रहे हैं काइंड ऑफ, बल्कि एक फाइबर उठा रहे हैं इसके अंदर से, और वो फाइबर जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होकर एक रिजल्ट बनता है जो कि हम कहीं पे रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हर पिक्सल पे जाता है और वहाँ से उठा के पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होकर हर पिक्सल पे एक एक रिजल्ट। तो ये जो इसकी एक जगह है उसको पूरा कॉलम उठाया, उसको मल्टीप्लाई किया और आपके पास रिजल्ट आ गया, और नॉन लिनियरिटी ऑब्वियसली अप्लाई की और आपके पास रिजल्ट आ गया। तो वो लेयर में आपके पास नॉन लिनियरिटी तो आ ही जाती है। सो 1x1 में फिर क्या होता है कि 1x1 इज हाइट और विड्थ वाइज ये 1x1 है, बट थर्ड चीज इज डेप्थ। तो ये डेप्थ उठा रहा है, इधर से भी डेप्थ उठाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करेगा, इधर आ जाएगी, फिर एक मूव करेगा, पूरी एक स्ट्रिप उठाई, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, नॉन लिनियरिटी अप्लाई की, रिजल्ट इधर आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अक्सर स्लाइड्स में आप देखेंगे नीचे ना पेपर्स का भी रेफरेंस है, तो ये पेपर्स आप लोगों को डाउनलोड करने चाहिए, नज़र मारनी चाहिए। इस वाले स्पेसिफिक पेपर में और जो आइडियाज़ हैं वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, लेकिन इसमें ये जो आइडिया था 1x1 कॉन्वोल्यूशन का, ये
काफ़ी हैवीली यूज़ होता है और इंसेप्शन अभी नेटवर्क जो हम देखना चाह रहे हैं उसमें यूज़ होता है, इस वजह से हम इसको डिस्कस करें। तो इसी को 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन भी कहते हैं, इसी को इंसेप्शन भी कहते हैं। ओके, सो ये पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो तो एक रिजल्ट आएगा, राइट जी? हाँ, सारे ऐड करेंगे, ठीक है। जिस तरह कॉन्वोल्यूशन में नॉर्मली हमने किया था ना, जो ज़्यादा साइज़ की कॉन्वोल्यूशन थी, लेट से मैं कहता हूँ कि 1 by 1 के बजाय 5 by 5 की होती, तो वो 5 by 5 तो थी, लेकिन 5 by 5 के साथ उसकी तीसरी डायमेंशन भी थी ना, कि वो जितनी डेप्थ थी, ठीक है, वो इसके साथ मैच करनी चाहिए, तो वो सब के सब को हमने ऐड किया था, ठीक है। उसी तरह इसमें भी 1 by 1 है, क्योंकि 1 by 1 में तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन है उसमें सबको मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड करके एक नंबर बना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करके एक इस किस्म का रिजल्ट आ जाएगा अगर मैंने ये वाली 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की। और इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि बजाय एक 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के आप ऐसे 10 फिल्टर बना दें जो सारे 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो, तो एक के वेट डिफरेंट हो दूसरे से, ठीक है। तो हर एक इधर से वेट होता जा रहा है ना, तो हर एक के वेट्स आपस में डिफरेंट हो, तो अगर हम वो करेंगे तो इसकी डेप्थ जो है वो हम नंबर ऑफ फिल्टर्स जितनी रख सकेंगे जितने में हम नंबर ऑफ फिल्टर्स रखना चाह रहे हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन जो है इट्स नॉट सिंपली अ मल्टीप्लिकेशन, इट्स बेसिकली कि आप डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है, और सिर्फ डेप्थ वाइज ले रहे हैं, बाकी किसी और फैक्टर को नहीं ले रहे। और ऐसे भी आप मल्टीपल फिल्टर्स रखा के जो आउटपुट है, अगर आप एक 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन करेंगे 1 by 1 इंटू डेप्थ की, तो एक ही इमेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी अगर हम 10 कर लेंगे तो हमारे पास ऐसे 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह, ओके। सो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन का फ़ायदा क्या है? 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन का जो एक फ़ायदा है ना, वो ये कि जब हमने हाइट और विड्थ को रिड्यूस करना था तो हमने क्या किया था, कौन सी लेयर यूज़ की थी? कॉन्वोल्यूशन यूज़ की थी या मैक्स पूलिंग? मैक्स पूल दोनों साइडों को 4 में से एक उठा लेता है, तो इस तरफ भी 2 ट्वाइस कम हो जाती है, इस तरफ भी ओवरऑल 1/4 कम हो जाती है नंबर ऑफ साइज। तो हाइट हाफ करनी हो तो मैक्स पूल कर लें, विड्थ हाफ करनी है तो मैक्स पूल कर लें, ठीक है। लेकिन जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं इनको अगर हम किसी वजह से कम करना चाहते हो तो वो हमारे नॉर्मली बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 192 आ रहे हैं, लेट्स से 28/192, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डायमेंशन हैं, हम इसकी डेप्थ को कम करना चाहते हैं, तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम इस पर 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दें। तो 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन अगर अप्लाई करूँगा तो 1 by 1 का मतलब है 1 by 1 by 192, हमेशा जो आखिरी होता है वो पिछले वाले की के नंबर ऑफ चैनल्स के बराबर होता है। तो ये 1 by 1 by 192 करूंगा तो एक आउटपुट आएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक ना रखूं, मैं मतलब 192 तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मे बी मैं थोड़े से कम कर दूं, लेकिन बहुत भी 0 भी ना करूं, 1 भी ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं 28/28/32 रख लेता हूँ, लेट से। सो इसका मतलब है कि वो जो 192 की डेप्थ है वो 32 में आ गई, इसमें बाकी सब कुछ सेम रहा, 28/28/192 था, इधर 28/28/32 आ गया। तो हमने 32 फिल्टर्स 1 by 1 के बेसिकली लगा दिए। तो 32 फिल्टर्स लगा दिए 1 by 1 के, तो वो उनका रिजल्ट क्या बनेगा कि 192 से डायमेंशन कम होकर 32 पर आ गई। ऑब्वियसली आप ये डायमेंशन सेम रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि यार मैंने कन्वोल्यूशन नहीं करनी, एक्चुअली मैंने मल्टीप्लिकेशन करके सिर्फ नॉन लिनियरिटी अप्लाई करनी है, या ये भी कर सकते हैं कि वाकई कन्वोल्यूशन अप्लाई करें और उसके बाद नॉन लिनियरिटी, दोनों तरह कर सकते हैं। तो साइज इसका हम कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज दिस साइज इज कि हमने इसकी डेप्थ कितनी रखनी है। तो एक फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए तो एक मैक्स पूलिंग तरीका था, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम वैलिड कन्वोल्यूशन लें तो वो थोड़ी सी कोने से वो भी कन्वोल्यूशन से भी कम हो जाती है ना डायमेंशन, लेकिन एक्चुअल में डायमेंशन अगर ज़्यादा फैक्टर से कम करनी है तो हम मैक्स पूलिंग यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसी तरह अगर हमने डेप्थ को कम करना है तो हम अमूमन ये 1 by 1 कन्वोल्यूशन यूज़ कर लेते हैं।
ओके, सो ये तो हमारी काइंड ऑफ जो एक प्री रैक कॉन्सेप्ट था, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन का, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब इंसेप्शन नेटवर्क की जो मेन मोटिवेशन है वो क्या है? इंसेप्शन नेटवर्क की मेन मोटिवेशन ये है कि हमें, लेट्स ये कोई भी इनपुट वॉल्यूम था, ठीक है। अब हम डिफरेंट लेयर्स पे हो सकते हैं, तो मैं किसी दरमियान वाली लेयर पे हूँ लेट्स से, और वहाँ पर जो साइज़ बनता था वो 28 by 28 by 192 बनता था। इसके ऊपर मेरे पास चॉइसेस होती हैं अमूमन, कि मैं सोचता हूँ कि मैं 3 by 3 का फ़िल्टर लगाऊँ, या मैं 5 by 5 का फ़िल्टर लगाऊँ, या मैं इसके आगे मैक्स पूलिंग की लेयर लगा दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन इनमें आती है ना। तो इंसेप्शन लेयर ये करती है कि वो कहती है कि भाई सोचना क्या, सब कुछ ही कर लो, ठीक है। तुम 5 by 5 भी लगा दो, तुम 3 by 3 भी लगा दो, तुम 1 by 1 भी लगा दो, तुम मैक्स पूलिंग भी लगा दो, सब कुछ कर लो, और लेट द बैक प्रोपगेशन लर्न इटसेल्फ, ठीक है। कि लर्निंग एल्गोरिथम को छोड़ दो कि वो खुद ही लर्न कर ले कि इसमें से क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ऑब्वियसली इस अप्रोच का नुकसान ये है कि इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली गूगल वाले बना रहे थे, उनके पास तो कोई मसला नहीं था। जी अस्सलाम वालेकुम। दो स्टूडेंट्स से बना रहे हैं, किन दो को? एनी टू? और वो कहाँ है? फुरकान। फुरकान दूसरी क्लास ले रहा है। एक मिनट इसको भेज, बस मैं आप रजिस्टर करा। ठीक, हिजाब आप चलो जी ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट वीडियो में देख लेना जो मिस कर। ये 3 हो गए, पकड़ू HOD को, ये कि अभी आपने तो 2 कहे थे, उठा के 3 लगे। ओके, एनीवे, सो समझ आ रही है कि बजाय ये कि नहीं, वो तो आपको एक बता रहा था कि उसका एक यूज़ है, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ कि वो यहाँ पर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी वो यूज़ नहीं हो रहा, अभी मैं सिर्फ मोटिवेशन बता रहा हूँ। अभी हम इंसेप्शन लेयर एक्चुअल वाली पे जब आएंगे ना, तो हमें समझ आ जाएगी कि वो उसका क्या काम। तो सो बेसिक आइडिया क्या है कि बजाय ये कि इन सब में चूज़ किया जाए, वाई नॉट सब की सब को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और सब की सब को इस्तेमाल करके ना हम साथ रख दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार मैंने 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन की और इधर रख दी, फिर मैंने 3 by 3 कॉन्वोल्यूशन की, उसको भी कंकैटिनेट कर दिया, फिर मैंने 5 by 5 की, उसको भी इधर रख दिया, फिर मैंने मैक्स पूलिंग की, उसको भी इनके साथ जोड़ दिया। तो आउटपुट वॉल्यूम जो बना ना, वो उसके अंदर सब के सब आ गए, ठीक है। ऑब्वियसली सब के सब आए तो सबसे बड़ा मसला जो ये बता रहे थे आप, क्या नाम था, हाँ, कि हम तो डायमेंशन कम करना चाह रहे थे, ये तो हमने बढ़ा दी, है ना। तो ये यहाँ पर 92 थी, 192 या 256 होगी। तो ऑब्वियसली हम उसको दोबारा कम कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्स पूलिंग, नहीं, डेप्थ को कम करने के लिए 1 by 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विल कम टू दैट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। बिफोर गोइंग फर्दर, हमने इन सब में सेम कॉन्वोल्यूशन एक तो यूज़ की ताकि हमारा साइज़ सारों का बराबर है, इन सब को हम जोड़ सकें ताकि डेप्थ जो बनानी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैक्स पूलिंग जो है उसमें तो साइज़ कम हो जाता होता है, तो ये इसके साथ कैसे जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें हम मैक्स पूलिंग इस तरह की यूज़ करेंगे कि हम एक तो पैडिंग भी डालेंगे, ठीक है, टिपिकली हम उसमें पैडिंग नहीं करते, और दूसरा इसमें स्ट्राइड ऑफ 1 यूज़ कर लेंगे। तो स्ट्राइड ऑफ 2 की वजह से उसका साइज़ कम हो जाता है ना, कि हम 2 by 2 लेते हैं, फिर 2 स्टेप आगे जाते हैं, फिर 2 by 2 करते हैं, तो हम उसके बजाय सिंगल स्ट्राइड ले लेंगे। तो उससे थोड़ी सी कॉम्पिटिशनल कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल इनका साइज़ सेम हो जाएगा और हम इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा लर्निंग एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली इनमें से अगर उसको ना चाहिए इंटरमीडिएट, तो वो उनको यूज़ ही नहीं करेगा। नहीं, 1 by 1 से कम हुआ है वॉल्यूम। 1 by 1 जो हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने 64 फिल्टर यूज़ किए थे 1 by 1 के, तो ओवरऑल 192 से 64 पे आ गए ना। लेकिन हमने क्योंकि सारी चीज़ें रखी, तो वो तो बाकी सारे ऐड होकर इतने बने, ठीक है। तो ये नंबर आप कम कर लेते तो ये साइज़ कम भी हो जाता, लेकिन हमने अभी नंबर ऑफ फिल्टर्स सिग्निफिकेंट ही रखा हुआ। हमने क्या 1 by 1 के भी 64 रखो, 128 जो है वो 3 by 3 का कर दो, 32 जो है वो 5 by 5 का कर दो, 32 मैक्स पूलिंग के कर दो। तो ये सारे मिला के मेरे पास 256 हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम ये कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
सो अब ऑब्वियसली इसकी वजह से कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। और कंप्यूटेशनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लेट से हम सिर्फ 5/5 का केस लेते हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि बड़ा साइज़ है फिल्टर का। और हम देखते हैं कि 1/1 कन्वोल्यूशन यूज़ करते हुए इस कंप्यूटेशनल कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल एक 5/5 का फिल्टर लूँ, ठीक है, तो ये आपके पास लेट से इनपुट वॉल्यूम था 28/28/192, उस पर मैंने 5/5 का कन्वोल्यूशन रखा विद पैडिंग एंड एवरीथिंग, और मेरे पास ऐसे 32 फिल्टर थे, तो इस वजह से मेरे पास आउटपुट वॉल्यूम आ गया 28/28/32। व्हाट दिस मीन्स इज कि मेरे पास जो एक फिल्टर था, जो एक आना था, यानी 28/28 की पहली स्लाइस आना था, उसके लिए मैंने 5/5/32, ये जो 5/5/32 इधर रखा और पूरे के साथ यानी 32 था वो एक मल्टीप्लाई किया पॉइंट बाय पॉइंट और ऐड किया तो एक नंबर इधर आया, फिर मैं उसको ज़रा सा मूव किया और दोबारा किया, ठीक है। तो कितना मूव करना है? 28/28 मूव करना है, ठीक है। अच्छा, और डेप्थ कितनी थी? तो बेसिकली देखा जाए तो 5/5/192 से तो एक नंबर आ रहा था, राइट, और वैसे 28/28 बनते हैं, तो 28/28 आपके पास इस वजह से बन गए कि पूरा एक स्लाइस आ जाए, और ये टोटल 32 हैं, तो ऐसे 32 भी आ गए। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई? 5/5/192 आपकी एक कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, 28/28 मजीद मल्टीप्लाई करके पूरी एक स्लाइस निकला, और ऐसे 32 स्लाइस हैं तो टोटल 32 हो गए इंटू 32, तो ये आपकी टोटल मल्टीप्लिकेशंस निकलती है। ये बात समझ आ रही है ना? तुम थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो, कंफ्यूज हो? इधर आ जाता हूं मैं, ठीक है। ये मेरे पास वॉल्यूम था, ठीक है, मैं इधर रिजल्ट बता रहा हूं ना कि ये मेरा रिजल्ट था। ये आपके पास इसकी मैंने डायमेंशन बताई 28/28/192, और ये मैंने कह दिया 28/28/32। तो इसका मतलब क्या है? और इधर मैंने ये कहा है कि मैंने अप्लाई क्या किया है? 5/5। तो 5/5 जब लिखते हैं ना तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है कि ये 5/5 तो है, मगर इसकी डेप्थ कितनी है? ये इससे मैच करनी चाहिए हमेशा, ठीक है, इनपुट वॉल्यूम के साथ हमेशा मैच करती है, ठीक है। तो अगर मैंने इसका ये वाला पॉइंट निकालना है, पहला वाला, ठीक है, अभी मैं एक स्लाइस में इंटरेस्टेड हूँ, सिंपल एक स्लाइस में, तो एक स्लाइस के लिए क्या होगा कि मैंने ये 5/5 को इधर प्लेस किया, राइट, इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसके साथ, ये एक नहीं है, ये एक्चुअली 5/5 है पूरा, ये वाला जो आपका था ना, 5/5 था, ठीक है। तो 5/5 से इन सारों की मल्टीप्लिकेशन होगी पॉइंट बाय पॉइंट, इनटू 192 से आपकी इन सब की मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि 192 दफ़ा में ये काम करना है, तो इसका मतलब 192 से मल्टीप्लाई, इन सब को हमने ऐड करके जो एक रिजल्ट आया वो ये सिंपल एक रिजल्ट आया, एक जो रिजल्ट का आउटपुट थी। फिर मैंने इसको एक स्लाइस मूव कर दिया, तो ये इसके साथ वाले स्लाइस पे आ गया, राइट, ठीक है। और फिर मैंने इतनी ही कंप्यूटेशन की, फिर मैंने एक मूव किया इधर तक गया, ठीक है, और यही काम मैं करता गया। तो इस साइड पे मैंने कितना मूव करना था? 28 दफ़ा। इस साइड पे मुझे कितनी दफ़ा मूव करना था? यानी पहले एक दफ़ा 28 करूंगा, और ये 28 दफ़ा भी कितनी दफ़ा करना है? 28 दफ़ा। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 28/28 दफ़ा करूंगा, तो ये इसके साथ वाला भी आ जाएगा, इसके साथ वाला भी पहली 28 दफ़ा, अगली दफ़ा ये आ जाएगा, एंड सो ऑन करते ये पूरा आ जाएगा। ये पूरा आ गया 28/28 करने के बाद सिर्फ एक स्लाइस हुआ। ऐसे मेरे पास एक फिल्टर नहीं है, ऐसे मेरे पास 32 फिल्टर हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ 32 है। तो इसका मतलब ये काम मैंने 32 दफ़ा किया। सो अब ये कॉम्पिटिशन समझ आई? तो ये टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा एडिशंस भी होंगी, ठीक है, मगर हम अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस पे फोकस करें कि कितना हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाती है 120 मिलियन, ठीक है, 120 मिलियन, जो कि आजकल के कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक लेयर की बात हो रही है ना,
तो ऐसी आपकी अगर 100 लेयर हो जाएंगी तो आजकल की कंप्यूटेशनल पावर के हिसाब से भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर शो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि 1 by 1 कन्वोल्यूशन अगर हम यूज़ करें तो हम इसको कैसे आराम से 10 टाइम्स रिड्यूस कर सकते हैं इस कंप्यूटेशनल कॉस्ट को। हमने क्या किया कि हमने बजाय, हमें इनपुट चाहिए थी 28 by 28 by 192, चेंज करनी है जी, लग तो ग्रीन ही रही है, बीच में थोड़ा आवाज़ हो क्या रही थी, थोड़ी स्पार्क इस तरह हो बार-बार, लेकिन आज सही रही थी, ऑडिबल थी। अभी से करना चाहिए। अच्छा चलो, बस ये फ़ौरन कर लिया करें क्योंकि जब चीज़ गुजर जाती है तो दोबारा रिकॉर्ड कराने का फिर वो कभी वो होता नहीं। सही है अब? ओके, क्या हुआ जी, क्या काम किया था वैसे? हाँ अच्छा चलो, एनुअल डिनर आ रहा है आप लोगों का, उसकी वजह से मुझे लगता है अगली क्लास हमारी मिस हो जानी है ना। कितना खुश हो गए का है जी, क्लास मिस हो जानी है। वो तो एंड्रयू इंग भाई की पढ़ी हुई है मुझसे पहले की, मुझसे ज़्यादा अच्छी ऑल दे। चले जी वापस आते। ओके, सो मैं कह रहा था कि हमने पिछली स्लाइड में जो किया था, पीछे 28 by 28 by 192 था और रिजल्ट जो था 28 by 28 by 32 चाहिए था। तो एक तो था कि नॉर्मल तरीके से करें जो हमने देखा, जिसमें हमारे पास कितनी बनी थी, 120 मिलियन, ठीक है, वो नंबर हम याद रखते हैं, 120 मिलियन बनी थी, ठीक है। अगर हम इसके बजाय ये करें कि इसको पहले 1 by 1 by 192 192 तो डेप्थ ही है, 1 by 1 कन्वोल्यूशन करके इसके 16 फिल्टर्स में लें, ठीक है, तो क्या होगा, इसका साइज रिड्यूस होकर 28 by 28 by 16 हो जाएगा और फिर हम 5 by 5 कन्वोल्यूशन इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने डेप्थ को रिड्यूस किया और 5 by 5 कन्वोल्यूशन उसके ऊपर कर दी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर मैं 1 by 1 by 192 की कॉस्ट देखूं तो ये 192 डीप है, ठीक है, और उसने 28 by 28 टाइम्स चलना है, तो 192 इंटू 28 by 28 चलना है, तो एक स्लाइस आ जाएगा। और ऐसे स्लाइस हमने कहा कि 16 है, तो 28 by 28 by 16 हो गए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ आ रही है ना कि क्या करेंगे, एक जो आ रहा है वो बन रहा है 192 का एक पिक्सल सी थी, ठीक है, और टोटल ऐसी 28 by 28 पिक्सल्स हैं, तो 28 by 28 by 16 से एक स्लाइस आ जाएगा, और वैसी 16 है तो उसको 16 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये आपके पास 2.4 मिलियन कैलकुलेशन से आप रिड्यूस होके 28 by 28 by 16 पे आ गए। और जो 5 by 5 इसके ऊपर अप्लाई करना था, तो ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, सिर्फ अब 192 के बजाय 16 आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली 16 और 192 में कई गुना का फ़र्क है, यानी 16 10 are 160 होता है, ये 192 था तो ये उससे भी बड़ा था, ठीक है। तो ये अगर हम इस पूरी मल्टीप्लिकेशंस को देखें तो ये 10 मिलियन बनती हैं बजाय 120 मिलियन बनने के। इन 10 मिलियन और 2.4 को ऐड कर दें, टोटल जो मल्टीप्लिकेशन बनती है फर्स्ट स्टेप की भी और सेकंड स्टेप की भी, तो 12.4 मिलियन बन जाएगी, विच इज़ रफली 10 टाइम्स लेस देन 120। तो ये जो 1 by 1 कन्वोल्यूशन थी उसको यूज़ करते हुए हमने अपनी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को काफ़ी रिड्यूस कर दिया, बट एट द कॉस्ट ऑफ कि वो जब हो रही थी तो वो 5 by 5 जो थे वो 192 की डेप्थ पे होकर वो रिजल्ट जो थे वो आपको 32 निकाल रहे थे। ये अब हमने उसकी डेप्थ पहले 16 रिड्यूस की और वो अब 16 की डेप्थ पे चलकर 32 निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम थिंग, ठीक है। यानी कंप्यूटेशन तो हमने बढ़ा दी है, कम कर दी है, बट इट्स नॉट द सेम थिंग। तो हमने किया क्या कि हमने कहा कि बजाय तुम यार 192 की डेप्थ पे तुम 5 by 5 की कन्वोल्यूशन करोगे, इससे जो कुछ लर्न करना है वो लर्न करके कम डेप्थ पे पहले ले आओ और 5 by 5 उसके ऊपर चला लेना, ठीक है। इससे हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन उसमें आपकी लर्निंग जो है वो फिर आप इनके दरमियान करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं असल इंसेप्शन नेटवर्क पे, ठीक है। सो इंसेप्शन नेटवर्क पे अगेन लेट्स से इस तरफ को छोड़ते हैं, ये हमारी प्रीवियस एक्टिवेशन थी जो भी 28 by 28 by लेट्स से 192 आ रही थी,
ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, लेट से मैं इस रो को पहले देखता हूँ जो हमने अभी देखी थी, ठीक है, कि हम 1 बाय कॉन्वोल्यूशन करके लेट से इसको 16 पे ले आए, ठीक है, और उसके बाद 5 बाय 5 कॉन्वोल्यूशन करवा कर मैंने 32 पर ले आया। तो 32 जो है वो आपकी आ जाएगी डेप्थ ऑफ 5 बाय 5 कॉन्वोल्यूशन। फिर हमने कहा था कि मेन आइडिया क्या है इंसेप्शन का, कि सारे काम कर लो, ठीक है, बजाय ये कि खुद चूज़ करने के कि 5 बाय 5 होना चाहिए, 3 बाय 3 होना चाहिए या मैक्स पूल होना चाहिए, आप सारे काम कर लो, ठीक है। तो इससे हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट घटाई, कर लिया 5 बाय 5 भी। फिर हमने 3 बाय 3 पे भी यही काम किया, लेकिन 3 बाय 3 की कॉस्ट क्योंकि उससे कम होती है तो हमने इसमें जो 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन की उसको थोड़ा सा डीप रहने दिया, यार 96 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको हमने अगेन 3 बाय 3 से किया और ऐसे फिल्टर भी ज़्यादा रख लिए, उसके 32 रखे थे, इसके 128 रख लिए, बिकॉज 3 बाय 3 की कॉस्ट 5 बाय 5 की निस्बत कम है। 3 बाय 3 9 होता है, 5 बाय 5 25 होता है, तो इट्स रफली कहते हैं 3 टाइम्स द कॉस्ट, ठीक है। तो आप इधर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाले फीचर ज़्यादा लर्न हो जाएंगे, ये फीचर थोड़े से, ये ज़रा बड़े स्केल के फीचर हैं, ये थोड़े कम लर्न करें, और जो छोटे साइज़ के फीचर हैं वो थोड़े से ज़्यादा लर्न कर लें, ठीक है। और फिर आपने कहा कि सिंपल 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन भी कर दो, ठीक है, वो सिर्फ डेप्थ वाइज चीज़ें जो भी उसने लर्न करनी है वो कर देगी। और फाइनली आपने मैक्स पूल भी लर्न कर ली, ठीक है। आपने कहा कि मैक्स पूल भी लर्न करके कहते हैं उसमें, लेकिन मैक्स पूल में साइज सेम रखने के लिए क्या मसला था कि हमने स्ट्राइड 1 का रखना पड़ेगा और कॉन्वोल्यूशन हमें सेम साइज की रखनी पड़ेगी, यानी कि उसके साथ पैडिंग रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैक्स पूल में एक और थोड़ी सी चीज़ ये है कि ये 192 है, तो मैक्स पूल की आउटपुट भी 192 आएगी। तो हम इसमें 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन इसके बाद कर लेते हैं ताकि हम इसकी डेप्थ को कम कर लें। तो 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन का हमने मकसद एक पढ़ा था कि उसमें हम डेप्थ को कम कर सकते हैं, तो ये हमने कम करके 32 कह दिया कि आप 192 से 32 के ऊपर आ जाओ। और इन सब को हम अब इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, कि जो आपके 1 बाय 1 के 64 थे, 128 आपके 3 बाय 3 के थे, 32 आपके 5 बाय 5 के थे, 32 आपके मैक्स पूल के, और इन सब को इकट्ठा कर लिया तो ये आपके पास 256 बन गए, ठीक है। तो आपके पास इंसेप्शन लेयर में आप स्टिल आप बड़े पिछली लेयर से थोड़ा सा 192 से 256 पे गए, बट स्टिल आपने कह लें कि हर किस्म की चीज़ सीख ली पीछे, ठीक है, कि 5 बाय 5 के भी फिल्टर सीख लिए, 3 बाय 3 के भी सीख लिए, 1 बाय 1 के भी, ठीक है। तो ये अब एक्चुअली इंसेप्शन के पेपर के अंदर जो इंसेप्शन नेटवर्क की डायग्राम है, इसमें अगर लेट से भी बाकी जो पीपीटी शेयर कर देता एंड्रयू तो क्या मसला था, लेकिन बहरहाल चलो एंड्रयू भाई ने जो ना पहला कोर्स था उसकी पीपीटी शेयर कर दी थी, दूसरा जो है ना उसमें उसने कहा कि नहीं अब थोड़े से पैसे शैसे कमाते हैं, ठीक है। तो एनीवे, सो ये जो गन बुलाया ये उसने एक्चुअल में बाद में डाला था इसके ऊपर, बट दिस रेक्टेंगल ये आपके पास एक इंसेप्शन लेयर है जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी, ठीक है। तो दिस इज अ डीप नेटवर्क, लेकिन उसके अंदर ऐसी कई इंसेप्शन लेयर्स आपको नज़र आ रही, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इंसेप्शन लेयर्स हैं, ये सारी जो हैं ये यही वाली हैं कि आपके पास प्रीवियस एक्टिवेशन है आपकी 1 बाय 1 फॉलोड बाय 5 बाय 5, 1 बाय 1 फॉलोड बाय 3 बाय 3, और ये जो पीछे हमने एक इंसेप्शन लेयर पढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, दरमियान में कहीं ना कहीं पे मैक्स पूलिंग लेयर्स आ रही हैं, ठीक है, जिनका काम है कि साइज को थोड़ा सा रिड्यूस, डायमेंशन सारों की एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आप इधर से इस पेपर पे जाकर देख सकते हैं, वो आपको एग्जैक्टली डायमेंशन उधर से मिल जाएगी, लेकिन डायमेंशन एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन काम वही है कि 3 बाय 3, 5 बाय 5, 1 बाय 1 एंड मैक्स पूल, ये सारे काम किए और उसके बाद कनकैटिनेट किया, फिर यही काम किया, कनकैटिनेट किया, यही काम कनकैटिनेट किया, और किसी जगह पर आपने जाकर फिर दरमियान में साइज़ कम करने के लिए सिंपल मैक्स पूल लगा दिया कि यार अब ज़रा सा थोड़ा साइज़ कम करो और फिर आगे जाओ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपकी डीपर काइंड ऑफ नेटवर्क बन जाता है। इधर एक स्लाइड नहीं है जो उसने लेक्चर में डिस्कस की हुई थी, ठीक है। अगर आप इसके नेटवर्क को पढ़ेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे कि ना ये जिस तरह से ये आखिर में जो फुली कनेक्टेड और उसके बाद सॉफ्ट मैक्स लेयर लगी हुई है ना, इस किस्म की दरमियान से भी लगी हुई थी 2-3 जगहों से, ठीक है। और उनका मकसद ये था कि आप इंटरनली किसी कुछ डीप जाकर वहाँ से भी आउटपुट निकालने की कोशिश करी, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदा है कि उससे आप
ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि दरमियान में भी लेयर अच्छी तरह ट्रेन हो रही हो, यानी कि उनसे भी हम ले रहे हो तो कोई बहुत ओवरफिट ना हो रही हो, ठीक है। तो दरमियानी लेयर से भी अगर आप आउटपुट निकालने की कोशिश करें 2-3 जगहों पर, तो उससे आप एक तरह से ओवरफिटिंग को, क्योंकि ये ज़्यादा डीप है, ओवरफिटिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये जो एक ब्लॉक था वो इंसेप्शन ब्लॉक कहलाता था, और ऐसे मल्टीपल जो लग गए वो इंसेप्शन नेटवर्क बन जाते हैं, और ये जो पूरा नेटवर्क बन जाता है, इधर मिसस्पेल उसने कर दिया, इसको गूगल नेट कहते हैं, ठीक है। सो गूगल नेट, ठीक है। और इसको स्पेल इन्होंने काइंड ऑफ इस तरह से किया था कि गूगल भी आ जाए और लिनेट भी आ जाए। हमने जो पहला पढ़ा था लिनेट, ठीक है, उसको एक तरह से खिराज तहसीन पेश करने के लिए कह लें, ठीक है, कि क्योंकि ऑब्वियसली लिनेट वाज द मेन वो क्या कहते हैं बीज जिसने बोया था कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का, ठीक है। तो ये है कि मशीन लर्निंग कम्युनिटी जो है इट्स वेल कनेक्टेड टिपिकली, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है इनमें, और एक दूसरे काम को फिर वो पॉजिटिव, वो एक होता है ना कि जब आपकी राइवलरी शुरू हो जाए तो फिर वो उसको देखना ही नहीं, ठीक है, और टांगे खींचने के अलावा बस उसको वो रमीज़ राजा बताता होता है ना कि एक आध दफ़ा उसने कोई सेंचुरी की, आउट हुआ, फिर भी जाके इमरान खान ने डांटा, तो फिर उसे पता चला कि यार वो असल में विकेट कपिल देव को दी थी, और उस वक्त जो इयन बोथम, कपिल देव और इमरान खान की आपस में राइवलरी चल रही थी कि कौन दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तीनों बहुत आला ऑलराउंडर थे। मेरा ख्याल है कि बोथम स्टार्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन एंड पे जाके थोड़ा सा ढिला पड़ गया, लेकिन इमरान खान और कपिल देव जो हैं ये दोनों इनके ओवरऑल नंबर्स जो हैं उससे थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन आप अगर उसको देखेंगे तो उसने कुछ बड़े, जिस तरह ये स्टोक्स आजकल कर रहा है ठीक है, वो वाले काम वो बोथम उनका करता होता था, ठीक है। तो हाँ, तो इनमें यानी मशीन लर्निंग कम्युनिटी में थोड़ी कम है, ठीक है, होगी थोड़ी बहुत, चाहते होंगे जिस तरह मेसी, रोनाल्डो वगैरह में या नदाल, फेडरर में भी होता है, लेकिन इनमें एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट है, तो दैट्स वाई दे पेड दिस होमाज टू लिनेट, ठीक है। तो वो जी डालना भूल गया था इधर, तो ये गूगल नेट काइंड ऑफ है, और आप इस पेपर से इसको पढ़ सकते हैं। ये बहरहाल मैंने तो, मुझे ये इनके नाम बड़े अजीब से, एंड्रयू भाई को तो सारों के नाम ऑथर्स के याद होते हैं क्योंकि वो कई दफ़ा यूज़ किया ना, आपने ये पेपर देखे होते हैं। ये वो वाले पेपर्स हैं जो कि इनको बाज़ का सेमिनल पेपर्स कहते हैं, कि जो वाकई बीज बो दे ना किसी चीज़ का ठीक है। तो इंसेप्शन का आइडिया कई जगहों पे यूज़ हुआ है। तो ये जो हम 3-4 नेटवर्क पढ़े ना, ये वैसे नहीं पढ़े। इसकी वजह ये है कि ये 4-5 जो केस स्टडीज़ हैं, इन्होंने थोड़ा उस फील्ड को आगे बढ़ाया है। बहुत से कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स बने, लेकिन उनमें से जो नया आइडिया किसी ने अगर प्रपोज किया हो और वो उसने कोई काम किया हो, तो वो ये वाले कुछ नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जो इसका नाम इंसेप्शन क्यों रखा हुआ है, इसका नाम इंसेप्शन करते हुए उन्होंने, मूवी देखी हुई आपने इंसेप्शन? कितने लोगों ने देखी हुई है? एक ने भी नहीं देखी? कमाल करते। मैट्रिक्स देखी हुई है आप लोगों ने? मैट्रिक्स देखी है? मैट्रिक्स कितने लोगों ने देखी हुई है? अच्छा, चलो खैर, एनीवे अगर नहीं देखी हुई तो कोई बात नहीं, तो बहरहाल देखने से ताल्लुक़ रखने वाली मूवी, ठीक है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो है ना, उसका मशीन लर्निंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर इंजॉय करने के लिए देखें। तो मेरे ख्याल में पिछले 10-12 सालों में जो अगर आपने 4-5 मूवीज़ चूज़ करनी हो ना कि देखनी है, तो उनमें से इंसेप्शन में आएगी, ठीक है। सो हाँ, IDM नहीं, IMDb रेट, हाँ हाई होगी ऑब्वियसली। ये मतलब मैं, चलो मेरा जो मूवी चूज़ करने का एल्गोरिदम होता है उसमें ऑब्वियसली मैं IMDb रेटिंग भी देखता हूँ, ठीक है। टिपिकली 6 से ऊपर होनी चाहिए, 6 से नीचे वाली को मुझे लग रहा होता है, कभी कभार वो भी अच्छी निकल आती है, लेकिन ऑब्वियसली 8 से ऊपर वाली अमूमन बहुत अच्छी होती है। होता है कभी 8 से ऊपर वाली भी आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हर एक का अपना टेस्ट होता है, ठीक है। तो एक और तरीका मैं ये रख रहा होता हूँ
किस डायरेक्टर की मूवी है, ठीक है। जिस तरह ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नोलन जो है ना, इसी तरह क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवी हो तो मैं उसको अमूमन देख लेता हूँ। जेम्स कैमरॉन, स्पीलबर्ग वगैरह ये तो थोड़े गुजर गए हैं पुराने, जिन्होंने टाइटैनिक और इस तरह की बनाई है। तो वो आपको पता होता है कि ये बंदा काम करेगा तो ज़रा क्वालिटी का करेगा, ठीक है। तो नोलन जो है वो क्वालिटी का काम ही करता है टिपिकली। जिस तरह जो बैटमैन की वो वाली सीरीज़ थी डार्क नाइट जिसमें जोकर जिसका मशहूर है, जिसको ऑस्कर भी मिला था, आई थिंक वो और इंसेप्शन इसके बेहतरीन कामों में से, यानी नोलन ने जो अभी तक बनाई है। बाकी मुझे ठीक लगी हैं, काफ़ी सारी ठीक थी, तकरीबन सारी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये दो जो थी ये आपको जो टॉप पे अगर आप रखें। तो एनीवे मूवी की पब्लिसिटी के लिए तो नहीं मैंने खड़ा, लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि उसके अंदर उसकी एक मीम है कि वी नीड टू गो डीपर, ठीक है। बिकॉज वो ड्रीम्स के ऊपर है कि आप ना ड्रीम स्टेट में होते हैं और ड्रीम के अंदर ड्रीम काइंड ऑफ, तो वो ड्रीम के अंदर ड्रीम में जाते हुए उसने कहा था कि वी नीड टू गो डीपर। तो उसको इन्होंने एक्चुअल में साइट किया हुआ है इस मीम को। तो ये टिपिकली ऐसा नहीं होता कि रिसर्च पेपर्स में किसी ने मीम को साइट किया हो, ठीक है। तो ये लेकिन इस वाले पेपर में एक्चुअल रेफरेंसेस में ये मीम है कि हमने इसको देख के इसका नाम इंसेप्शन लेयर रखा है, ठीक है। ओके, कुछ और हैं जो कि मैं स्किप करूंगा फ़िलहाल, बिकॉज मेरा ख्याल है स्लाइड्स में ये हैं। मोबाइल नेट है, मोबाइल नेट का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी चल सके, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब आप चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर फिर आप इतनी हैवी कॉम्पिटिशन्स अमूमन अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आप कह लोगे कॉन्वोल्यूशन को इस तरीके से वो तोड़ देते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कम हो जाती हैं, एट द कॉस्ट ऑफ कि वो एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन नहीं रहता, लेकिन बहरहाल वो हो जाती है। तो उसको मोबाइल नेट कहते हैं। बट ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए, ठीक है। लेकिन ये स्लाइड्स में हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सी सेम फॉर एफिशिएंट नेट जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर्स इनके मेंशन है, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। और ओके, सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं करना चाह रहा हूँ, सॉरी हमारे पास टाइम तो भी है ना, है काफ़ी टाइम है। ट्रांसफ़र लर्निंग, ठीक है। इसका मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा, लेकिन बट मैं उस पर ज़रा आ जाता हूँ कि अब हम उसको ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि होती कैसे। सो होता ये है कि जब आपने कोई नेटवर्क बनाना है अपना, लेट से अब आपको एक्चुअल में लेट से आप इधर से निकले, आपको कंप्यूटर विजन का कोई टास्क दिया गया, किसी जगह आपको जॉब मिल गई, वो कहते हैं कि जी ये काम करना है, ठीक है। या आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपने प्रोजेक्ट में सोचा कि ये काम करना है। तो एक तरीका ये है कि आप स्टार्ट हों स्क्रैच से, और वो अब आपको कन्वोल्यूशन लेयर्स, मैक्स पूलिंग लेयर, इन सब लेयर्स का आइडिया तो है, ठीक है। तो आप कहेंगे यार इनपुट इमेज मेरा जो है वो लेट से कैमरा से आएगा, उसका इतना साइज़ होगा, तो मैं उसके आगे ये लेयर्स लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके अंदर कई हाइपर पैरामीटर्स हैं। एक तो वेट्स होते हैं ना, हाइपर पैरामीटर्स हम इसको कहते हैं कि कितनी टोटल लेयर्स होंगी, क्या साइज़ रखूँ कॉन्वोल्यूशन का, 3x3 रखूँ या 5x5 रखूँ, तो ये लर्निंग रेट क्या रखूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं जो कि हमने ट्यून करने होते हैं। और ये जो ट्यून करने होते हैं ये बास का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। कि ऑब्वियसली इसमें आपको टाइम लगता है, एक चीज़ ट्राई करते हैं नहीं चलती, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, फिर चलाते हैं, ठीक है। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि यू स्टार्ट विथ समवन एल्सेस वर्क, ठीक है। सो नॉर्मली तो हम आपको कहते हैं ना कि छापा ना लगाएं, ठीक है। तो इस केस में इट्स अ रिकमेंडेड वे, ठीक है, कि स्टार्ट विद अ छापा, ठीक है। आप पकड़ें, आप देखेंगे यार मेरे जो प्रॉब्लम है उससे क्लोजेस्ट कौन सा नेटवर्क बनता है जो कि इस वक्त लिटरेचर में आपको मिलता है, ठीक है। आपने गूगल पे सर्च की, आपको पता चला कि यार आप करैक्टर रिकग्निशन करना चाह रहे थे, फलां बंदे ने करैक्टर रिकग्निशन जो की हुई है उसके इतने नंबर हैं, 3-4 देखे, गिटहब पे उसने कोड दिया हुआ था, आपने वो कोड डाउनलोड किया, आपने कहा कि यार पहले यही पकड़ते हैं, इसी साइज़ का इमेज रखेंगे, कोई पैरामीटर ट्यून नहीं करेंगे, उसी को चला देते हैं, ठीक है।
तो ये दिस इज़ बेसिकली अ रिकमेंडेड वे टू डू इट, ठीक है। या फेस रिकग्निशन करनी है, फेसनेट उठाया, उसकी जो भी फेस रिकग्निशन का एल्गोरिदम था किसी ने इम्प्लीमेंट, जो भी बेस्ट नंबर्स इस वक्त दे रहा है उसको उठाया, चला दिया, ठीक है। इमेजनेट चला लिया, ठीक है। तो इसमें क्यों ये रिकमेंडेड है, उसकी वजह ये है कि वो जो उसने नेटवर्क ट्रेन किया होगा उस ट्रेनिंग में उसको हो सकता है कई वीक्स लगे हों, ठीक है, क्योंकि अब वो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को ट्रेन करना है, तो वो कई जीपीयूज़ पे कई वीक्स लेके जो ट्रेन किया है, तो बजाय ये कि आप स्क्रैच से उठाएं, आप उन वेट्स को यूज़ करना चाहेंगे। और मशीन लर्निंग कम्युनिटी की अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब कोई अपना काम करते हैं, कोई कंपटीशन विन करते हैं, तो वो अपना कोड जो है ना वो ओपन सोर्स कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो गिटहब के ऊपर डाल देते हैं कि जी ये मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। गिटहब का तो सबको पता होगा, अगर प्रोजेक्ट्स में भी आप लोगों ने छापे मारने के लिए इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, कभी ना कभी कि कोड इसका सर्च करें, असाइनमेंट मिली हुई है तो गिटहब का लिंक आ गया होगा, तो मजबूरन आपको खोलना पड़ गया होगा कि अच्छा यार क्या है, ठीक है। तो बेसिकली गिटहब जो है वहाँ पर आप आई वुड रिकमेंड कि गिट का यूज़ करना आप थोड़ा सा सीख लें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा हुआ। कुछ लोगों का तो मुझे पता है उन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा धक्के से ही सही कि भाई ये इसी को यूज़ करो, ठीक है। लेकिन बहरहाल गिट इज़ समथिंग जो कि कई दफ़ा आप कोर्स में नहीं पढ़ाते, बट एक्चुअल में प्रैक्टिस में सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको आएगा और आपने खुद सीखना होता है। तो गिटहब जो है उस पर आपको अक्सर उसके बने बनाए मिल जाएंगे, जो पेपर्स हैं उनके कोड्स भी। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट उसको स्टार्ट करेंगे तो आगे क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से कि आप एक कैट डिटेक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन वो कैट डिटेक्शन भी नहीं, कैट आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। तो अमूमन आपकी जो पेट कैट्स होती हैं, जो आपकी पालतू बिल्लियाँ होती हैं, उनमें इंटरनेट कहता है कि ना टिगर एक बड़ा कॉमन सा नाम है, ठीक है, और दूसरा कॉमन नाम है मिस्टी, ठीक है। तो लेट से कि आपने डिटेक्ट करना है कि ये बिल्ली टिगर या मिस्टी तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमारी तीन चीज़ें हो सकती हैं कि या उसका नाम टिगर होगा या मिस्टी होगा या कोई उनमें से नहीं होगी, ठीक है। तो अब आपने लेट से टिगर और मिस्टी का एक डाटा सेट बनाया, तो आपके पास तो बहुत कम डाटा होगा। तो एक फैक्टर तो ये था ना कि लोगों ने वीक्स लगा के ट्रेन किया होगा। एक फैक्टर ये भी है कि आपके पास तो बड़ा कम डाटा सेट है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप कोई पहले से बना बनाया डाटा उठा लें, पूरा नेटवर्क ही उठा लें, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल इमेज नेट पे किसी ने काम किया हुआ था। इमेज नेट में 1000 डिफरेंट क्लासेस थी जिनमें वो क्लासीफाई करता था, ठीक है, जो जिसमें हर तरह की चीज़ थी, सिर्फ बिल्लियाँ नहीं थी, हर तरह की चीज़ें। लेकिन आपने कहा कि यार वो उसका नेटवर्क ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो आपने उसका जो ट्रेन नेटवर्क था वो उठा लिया, ठीक है। उसके आखिर में थी 1000 क्लासेस, ठीक है। सो इधर आ जाते हैं। सो लेट्स से कि मैंने कहा कि ये काफ़ी डीप नेटवर्क ट्रेंड है और इसके आगे आपके जो है ना इधर एक सॉफ्ट मैक्स क्लासीफायर लगा हुआ है जो कि 1000 क्लासेस के अंदर उसको कर रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं बस इसको काटता हूँ यहाँ से, उसको 1000 क्लासेस चाहिए थी, मुझे तो 3 चाहिए थी, ठीक है। इनको डायरेक्टली मैं अपने सॉफ्ट मैक्स यूनिट को दे दूंगा, इससे कर दूंगा और मैं कहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास टिगर, मिस्टी या नन ऑफ द अबव या नीदर कह लें, ये मेरे पास 3 चीज़ें आ जाएं, ठीक है। पर आप सिर्फ इस लेयर को ट्रेन कर दें, आखिरी वाली को, ठीक है। सो आखिरी वाली लेयर को ट्रेन कर दिया और आपने कहा कि बाकी चीज़ें जो जो सारे फीचर्स पीछे से निकले हुए थे, आपने कहा कि मैं उन्हीं फीचर्स को इस्तेमाल कर लूँगा, वो किसी न किसी के। अच्छा, आप जब इसको ट्रेन करने जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं कि जो पीछे वाली सारी डीप लेयर्स थी इनको आप फ्रीज कर दें, ठीक है। फ्रीज करने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग में इनको ट्रेन ना करें, ठीक है। आप कहें कि यार, और अमूमन अक्सर जो आपके है ना टूल्स, वो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि फ्रीज इज इक्वल टू 1 कर सकते हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है, या ट्रेनेबल पैरामीटर्स इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। कोई ना कोई ऐसा उसके अंदर ना सेटिंग होगी जिसको आप कहें कि यार इनको ट्रेन ना करें,
ठीक है। आपने सिर्फ ये जो है आखिर वाली लेयर को ट्रेन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप आखिरी लेयर ट्रेन कर दें या आखिरी 1-2 लेयर्स को ट्रेन कर दें, ये भी डिपेंड कर सकता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो आइडिया इसके जो बाकी की जो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने कई महीने लगा के अपना नेटवर्क ट्रेन किया, तो वो जो फीचर्स निकाल रही है ना, आप उनको वैल्यू कहें, आप कहें कि यार वो फीचर तो सही निकाल रहा होगा ना, उसके बाद मुझे सिर्फ आखिर में क्लासिफिकेशन के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर फिर मैंने अपना नेटवर्क लगा दिया। सो यू गेट द आइडिया। इसको कहते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग के बजाय इसके कि आप खुद से ट्रेन करें, स्क्रैच से रैंडमली इनिशलाइज करके आप दूसरों के ट्रेन नेटवर्क को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब उसमें भी 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि आपका डाटा सेट बहुत छोटा था तो आपने सिर्फ आखिरी लेयर को ट्रेन कर दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने डाटा सेट बनाया, वो थोड़ा सा बड़ा था और आपने कहा कि नहीं मैं इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ, तो आप फिर इन सारी लेयर्स के बजाय आप कहते हैं कि यार मैं कुछ लेयर्स को फ्रीज कर देता हूँ और आगे की लेयर जो है इनको मैं ट्रेन कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको ट्रेन करते हुए आप उसको रैंडमली भी इनिशलाइज कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि मैं उन्हीं वेट से इनिशलाइज करूँगा लेकिन बाद में ट्रेन होते हुए वो बेशक चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ट्राई की जा सकती हैं, ठीक है। इनमें किसी में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही नया, और ये भी कर सकते हैं कि इधर की जो लेयर आखिर की आ रही थी आप उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर दें। आपके उसने एक जो लेयर आखिरी 2-3 उड़ाई और आपने बिल्कुल ही स्क्रैच से अपनी कम नेटवर्क की या बड़े साइज़ की बना के आपने कहा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा पैरामीटर ट्रेन करने, तो ये अब आपके हाथ में पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वाकई कोई बहुत बड़ा डेटा सेट था जिस पे आप सारे ही दोबारा ट्रेन करना चाहते हैं, स्टिल आप ये कर सकते हैं कि आप सारी लेयर्स को ट्रेन करें, बट स्टार्टिंग वेट्स रैंडम रखने के बजाय स्टार्टिंग वेट्स जो आपने डाउनलोड किए थे वो वाले इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा कि जो लर्निंग थी वो आपके पास आ जाएगी, लेकिन वो फिर ट्यून होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स योर यूज़ केस। जो आपका यूज़ केस होगा उसके लिए वो ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे और आपको बिल्कुल स्क्रैच से लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो आपकी पीछे से और लोगों की लर्निंग थी वो आपके काम आ गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। ओके, सो ट्रांसफर लर्निंग की समझ आ गई। तो इसमें तो कोई ज़्यादा साइंस नहीं थी, सिंपल ये है कि आप रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि फ्रीज़ कर दें, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि कुछ लेयर्स रहने दें, एक ये है कि पूरे को ट्रेन करें लेकिन स्टार्ट आप उन वेट से हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने बिल्कुल ही कोई स्क्रैच से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, एज लॉन्ग एज कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जिस पे कर सकें। आजकल जिस तरह गूगल को लैब हमने यूज़ किया था, उसमें सर्वर्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप और भी ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं जो कि कुछ पैसे लेके ये कर लें, ठीक है, लेकिन इन दी एंड अगर वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और यू कैन बेयर इट, या आपके पास अपनी GPUs की एरे लगी हुई है तो आप उसके ऊपर भी ट्रेन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ जो हम प्रैक्टिकल एडवाइस पे आ जाते हैं। हमारे जवान नहीं आए यार जो पिछली दफ़ा टॉफ़ी खा रहे थे, टॉफ़ी खा के उनकी तबीयत ख़राब तो नहीं होगी? अबू ने मना किया था कि टॉफ़ी लेके नहीं खानी, लेकिन फिर भी खाए। देखा, अबू की बात नहीं मानेंगे कि टॉफ़ी किसी से लेके नहीं खानी तो तबीयत तो ख़राब होगी। तो जिसने टॉफ़ी दी थी उसकी भी ख़राब होगी, हाँ? वो ठीक है, वो सुस्ती की वजह से नहीं आया कि इतनी सर्दी में वो रज़ाई से अब कौन निकले, तो जबकि वीडियो अपलोड बाद में हो ही जानी है। तो हाँ, वो टॉफ़ी वाला ही नहीं आया जिसको, ये तो वही वाला हो गया ना कि वो जो एक नहीं आया था कि जी मेरी जवानी गुम हो गई थी तो दूसरा उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा था, तो इस वजह से नहीं आया। तो ओके, सो एक और चीज़ जो हम करते होते हैं वो डाटा ऑगमेंटेशन है कि बाज़ का आप के पास जो डाटा जिस पे आपने ट्रेन करना होता है वो कम होता है और आप उसको बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो इसकी टेक्निक्स हमने वैसे OCR वाले केस में भी थोड़ी सी देखी थी कि उसमें हमने कहा था कि आप थोड़ा बहुत उनको रोटेट कर लें, थोड़ा सा शिफ्ट कर लें। तो यही काम आप इन इमेजेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आप ये कर सकते हैं कि आप लेट से बिल्ली के लिए बना रहे थे तो आप एक सबसे कॉमन काम यह है कि आप मिरर कर लें, ठीक है। इस तरफ फ्लिप कर दें तो बिल्ली इस तरफ की बजाय उस तरफ बैठ जाएगी, ठीक है। तो इमेज के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे अक्सर जो वो मूवीज़ होती है ना, वो लोगों ने मिरर करके चढ़ा दी होती है। शुरू में ये करते थे ताकि वो मैचिंग वाला एल्गोरिदम उसका फेल हो जाए। अब वो यूट्यूब वाले भी उस पर ट्रेन हो गए हैं, फिर अब वो उसके ऊपर कोई और
चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो क्योंकि डाउनलोड करके अपलोड तो कर ही सकता है ना बंदा, लेकिन कॉपीराइट्स का मसला होता है तो वो कॉपीराइट्स, हाँ, ऑडियो को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और ये काम कर। अच्छा, एक और काम अमूमन ये होता है कि आप रैंडमली क्रॉप कर लें, कि यानी आप कहें कि यार इधर से एक क्रॉप उठा लूँ, इधर से उठा लूँ, इधर से उठा लूँ, तो आपके पास डिफरेंट क्रॉप्स बन जाएंगे। तो तस्वीर तो इस किस्म की भी बिल्ली की ली जा सकती थी ना, तो क्रॉप डिफरेंट जगहों से अगर किया हो तो वो भी आपके पास इमेज आ जाए। सिर्फ इसमें डर ये है कि ये ना हो कि फिर इस जगह से उठा लें और उसमें बिल्ली का मुंह हो ही ना, ठीक है, तो ये वाला एक मसला आ सकता है। लेकिन आप उसको थोड़ा सा अगर सफाई कर लें डाटा सेट की, तो प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि आप सोच रहे होते हैं मशीन लर्निंग का जो काम है उसके अंदर सारा कुछ जो है ना वो कहते हैं हम लेयर्स डिसाइड कर रहे होंगे, फलां कर रहे होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम टाइम लग रहा होता है वो कई दफ़ा डाटा की सफाई में लग रहा होता है कि यार अच्छा लेबल नहीं है, लेबल कर लो, ठीक है, कुछ और कर दो, ठीक है, ओके। और उसके अलावा आप लोकल रोटेशन, शेयरिंग, वार्पिंग, इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। एक और काम जो आप ये कर सकते हैं वो कलर शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल इमेज था, तो अब उसके RGB चैनल जो थे ना उनमें आप अगर लेट से कि इसमें हमने रेड और ब्लू के अंदर थोड़ा थोड़ा सा 20-20 ऐड कर दिया, ठीक है, और ग्रीन में से 20 कम कर दिया, तो अब ये थोड़ा सा रेड और ब्लू मिल के ना पर्पल सा कलर बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा पर्पल शेड का इमेज बन गया, ठीक है। या अगर मैं ग्रीन और ब्लू को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो वो या आपको ग्रीनिश और ब्लूइश से थोड़ा सा फिरोजी शेड ज़्यादा आ रहा है कह लें एक तरह का, ठीक है। और इसी तरह अगर सिर्फ ब्लू को बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा ब्लूइश टिंट में ये बढ़ जाएगी। तो टिपिकली आप ये करते हैं कि ना आप बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना चाह रहे होते कि अदरवाइज़ आपका कलर अननेचुरल वाली सा इमेज बन जाएगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा शो करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टिंट ऐड किया हुआ है। टिपिकली आप ये करते हैं कि आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और वो रैंडम नंबर को आपने रेंज में रखा होता है कि आप इतना इतना आगे पीछे जाएंगे, लेट से +10 -10 तक आगे चले जाएंगे, ठीक है, और वो फिर आप रेड, ग्रीन और ब्लू में ऐड करते जाते हैं तो डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। तो इसका जो मेन थीम है पीछे वो ये कि असल में होता है ना कि आपने थोड़ी सी धूप में तस्वीर ली हो, थोड़ी कम धूप में तस्वीर ली हो, तो वैसे ही आपका एक नेचुरली ये कलर तो फ़र्क आ जाता है ना, धूप में होगी तो थोड़ी येलोइश होगी, ठीक है, इस वाली लाइट में ली होगी तो थोड़ी वाइटिश होगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा डार्क शेड में हो क्योंकि बाहर धूप में थोड़ा सा ब्राइटनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी सी वेरिएशन आप एक तरह से आर्टिफिशियली इमेज के अंदर डालने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें भी एक और तरीका यूज़ होता है जिसमें आप ना PCA यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने PCA पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो आप रेड, ग्रीन, ब्लू में से ना प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि ज़्यादा दो जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लगता है ग्रीन कम यूज़ हो रहा है और रेड और ब्लू ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसी में चेंजेस करें, जो कम यूज़ हो रहा है उसमें कम चेंजेस करें, तो उससे क्या होगा कि जो उसका ओवरऑल कलर टिंट है वो वही रहेगा। यानी अगर रेड ग्रीन ज़्यादा यूज़ हो रहा था तो उसकी वजह से जो उसमें ब्राउनिश सा टिंट आना था वो ज़्यादा था, तो वही रहेगा, लेकिन आपने उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया कि जिससे आपकी इंटेंसिटी का फ़र्क आ रहा होगा। और इसकी डिटेल जो है वो AlexNet वाले पेपर में है, जो AlexNet का नेटवर्क हमने डिस्कस किया था उसके पेपर में। तो टिपिकली जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो क्या होता है कि लेट से कि आपकी हार्ड डिस्क में सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। बल्कि इससे मुझे याद आया कि जो मैंने पीछे एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, हाँ, कि जब आप ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़ करते थे, ट्रांसफ़र लर्निंग ये थी ना कि आप इन वेट्स को फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीज़ अगर आप कर रहे हैं ना तो एक और काम आप थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन ये कर सकते हैं कि वेट्स तो फ्रीज़ हैं, आपके ट्रेनिंग सेट का एक इमेज आया, आपने इससे गुजारा फ्रोज़न वेट से निकाला और फिर आपने आगे जो ट्रेंड जो फ्रीज थे उसके आगे वाले हिस्से में वो कोई वेट्स को चेंज भी करेगा, उससे पीछे वाले को वेट्स में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो हर दफ़ा हर इमेज के ऊपर कंपटीशन हो रही है, आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनिंग सेट तो मेरा वही है, ठीक है। तो अगर मैंने उसी ट्रेनिंग सेट के ऊपर करना है तो मैं इस इमेज के ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो फ्रोजन लेयर्स तक की जो आउटपुट आती है वो मैं पहले ही संभाल के डिस्क पे रख लूँ, ठीक है। और जब भी उस ट्रेनिंग वाली एग्जांपल की बारी आएगी तो मैं ये दोबारा कंप्यूट करने के बजाय मैं वहाँ से उठाऊँ और आगे की कंपटीशन उसकी बेस पे करूँ, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फर्दर टाइम सेव कर सकता है। तो जब आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे होते हैं ना तो ट्रेनिंग टाइम आपके लिए बड़ी प्रेशियस चीज़ होती है कि वो उससे आप ज़्यादा दफ़ा इटरेट कर सकते हैं एवरीथिंग,
ठीक है। ओके, सो मैं वापस आ जाता हूँ ये जो हम डाटा ऑगमेंटेशन में थे। सो डाटा ऑगमेंटेशन में फिर अमूमन आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपके हार्ड डिस्क में लेट से इमेजेस पड़े हुए हैं, तो एक हो सकता है सीपीयू थ्रेड जो है ना वो इधर से इमेजेस लोड कर रहा हो और उन पे वो डिस्टॉर्शन अप्लाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एक इमेज लोड किया और उसको फ्लिप कर दिया यानी मिरर कर दिया, दूसरा इमेज लोड किया उसका कलर टिंट चेंज कर दिया। तो आपने ऐसे 10-12 एग्जांपल उठाई या 25-30 उठाई और उनका एक मिनी बैच बना दिया, और फिर अमूमन हम उन मिनी बैचेस के ऊपर अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे होते हैं। तो हमने मिनी बैच पढ़ा था, आपको याद होगा कि एक फुल बैच पे था जिसको हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट कहते थे, मिनी बैच था कि आप छोटे बैचेस पे करते, ठीक है। एक स्टोकेस्टिक था कि एक एक एग्जाम्पल पे करते हैं हम, तो मिनी बैच उन दोनों की दरमियानी रास्ता था, मियाना रवि वाला, ठीक। सो टिपिकली वो जो ट्रेनिंग वाला थ्रेड है वो अलहदा होता है, और इमेज लोड करने वाला और उसको डिस्टॉर्ट करने वाला या ऑगमेंट करने वाला वो अलहदा होता है। तो ये एक थ्रेड चल रहा होता है जो कॉन्टिन्यूसली इमेजेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक और थ्रेड है जो कि उसको ट्रेन कर रहा है। ये वाला जो है ये ज़्यादा कंप्यूटर इंटेंसिव है, तो ये कई दफ़ा जीपीयू पे चल रहा होता है, ठीक है, कि आप इधर से इमेजेस रीड करेंगे और जीपीयू को दे देंगे और फिर अगला इमेजेस जीपीयू को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि जीपीयू पैरेलल में बहुत सारी कंप्यूटेशंस कर सकता होता है। और ये वाला जो है ये सिर्फ लोडिंग का काम कर रहा है। और फिर ऑब्वियसली थ्रेड्स के दरमियान फिर आपने कुछ रखा होगा कि जब ये अपना काम करके फारिग होता होगा तो उस दूसरा थ्रेड किसी वेरिएबल पे रीड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम चल रहा होगा। ओके, सो यहाँ तक तो हमने जो एग्जांपल्स काइंड ऑफ करनी थी ना वो ख़त्म हो गई और कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस हो गई। कंप्यूटर वीएन में ना अगर हम ओवरऑल देखें तो कंप्यूटर वीएन में जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं उनको ब्रॉडली हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक ये कि जिनके लिए आपके पास कम डाटा है, और एक आपके पास जिनके पास आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा अवेलेबल है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल होना तो फिर आपको हैंड इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती, खुद नहीं सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या करूं। आप उस बड़े से नेटवर्क को, आप किसी बड़े डीप नेटवर्क को उस बड़े से डाटा पे ट्रेन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्पीच रिकग्निशन जो है वो उस जगह पर है जहाँ जिस पे इनफ डाटा है, स्पेशली इंग्लिश की जो है। तो आप अगर देखें तो अब गूगल के जो या यूट्यूब पे जो ऑटो जनरेटेड इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बल्कि मैंने तो फेसबुक के तो उर्दू के भी मैंने देखे कि बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कि मतलब एक दो मैंने वीडियोस देखी फेसबुक पे और वो उनके सबटाइटल ऑन किए, वो उर्दू में उसने जो किए हुए थे ट्रांसक्राइब वो बहुत अच्छे किए हुए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑटो ट्रांसक्राइब एक एप्लीकेशन है ना इसकी, कि एक पुराना ज़माना होता था जब आप किताब लिखते थे, ठीक है। एक फिर मैंने देखा है कई मजहबी लोगों की जो है ना उनकी कई किताबें इस वजह से होती हैं कि जो उनके मुरीद होते हैं ना वो सारा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो मुरीद लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो उस किस्म के हैं नहीं कि हमारे को मुरीद और वो लिखें, लेकिन ये कर सकते हैं कि आपने कल को कोई किताब लिखनी है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो हमने अभी बोला है सारा कुछ वो क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड हुआ हुआ है तो वो आप उसको ऑटो ट्रांसक्राइब कर दें, ठीक है, इन इंग्लिश इन उर्दू में भी, अगर उर्दू में बोला हुआ है फिर उसको ऑटो ट्रांसलेट कर दें, तो वो जो आएगा आपके पास बुक आ गई, अब आपने उसको सिर्फ करेक्ट करना है बैठ के, ठीक है, कि जहाँ पर उसने गलत कोई मतलब किसी चीज़ का बना दिया होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि वो एक रिंग्स बनते हैं तो उसको उसने अंगूठी बना दिया, ठीक है। तो वो इस किस्म के जो हैं फ्लाई भी एक जगह पे उसने उसको मक्खी बना दिया हुआ था, तो वो फ्लाई किसी और मीनिंग में यूज़ हो रहा था। तो बट इस किस्म की जो वो चीज़ें उनको करेक्ट किया जा सकता है और फिर किताबें लिखी जा सकती हैं बहुत इस तरह, ठीक। सो जी वो कह रहे हैं आप किताबें पढ़ने वाला ज़माना ही नहीं रहा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आजकल तो वीडियो का ज़माना है, लोग किताबों वाले कह रहे हैं कि हम वीडियो किस तरह बनाएं और मैं उल्टी बात कर रहा हूँ कि किताब कैसे लिखें। तो यहाँ ये 20 साल पुराना प्रॉब्लम है कि लोग किताब कैसे लिखेगा था। ऑब्वियसली किताब जो है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कम हो गए हैं और ये मैं देख भी रहा हूँ, अपने बच्चों में भी देख रहा हूँ, आप लोगों में तो देख ही रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स हैं
तो आजकल कई दफ़ा अच्छे और बुरे स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है, अच्छे स्टूडेंट ने स्लाइड्स कम से कम देखी होती हैं, बुरे स्टूडेंट ने कुछ किया ही नहीं होता, वो खेल कूद में लगा होता है, ठीक है, तो या एटलीस्ट उसने लेक्चर सुने होते हैं किसी ने, ठीक है। जबकि हमारे ज़माने में ये नहीं था, या एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि अभी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे कंपटीशन ज़रा ज़्यादा है, जहाँ पर क्रीम आती है थोड़ी सी, वहाँ पर कहते हैं इस तरह नहीं होता, वहाँ पे हर एक ने या मेजॉरिटी ने किताब का ज़्यादातर सेक्शंस पढ़े होते हैं, और जब तक वो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होता ना, तब तक सुकून नहीं आता। ये थोड़ा सा जहन में रखें कि आपके जहन में ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मुझसे नहीं समझ आया, आप एंड्रयू यंग का सुन लें, उसका नहीं समझ आया किसी और का देख लें, ठीक है। जिस तरह ये जो मशीन लर्निंग है, ये तो अब काफ़ी कॉमन कोर्स है ना, तो जिस तरह बर्कले का भी मशीन लर्निंग का है, उसकी वैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स भी थी, वो भी मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने वो मुझे ज़रा बाद में मिला तो मैंने वो यूज़ नहीं की। बर्कले वालों की मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि वो पावर पॉइंट स्लाइड्स अक्सर अपलोड करते थे। रिसेंटली उन्होंने पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो थोड़ी सी कम कर दी है, आई डोंट नो क्या चक्कर हुआ है, लेकिन बहरहाल उसकी 2020-21 की कोई CS 182 या 282 इस तरह से है, तो उसकी स्लाइड्स हैं मेरे पास, बट मैंने वो नहीं यूज़ की, उसके बजाय ये यूज़ किए, बिकॉज हम इस वाले को लेकर के चल रहे थे, और ये थोड़ा सा जो मैंने टॉपिक करने थे, मुझे उन स्लाइड्स में उतना अच्छा कवर हुआ लगा नहीं जितना इसमें अच्छा कवर हुआ। एनीवे, सो स्पीच रिकग्निशन से हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो गए, लेकिन जो हम बात करना चाह रहे थे कि मशीन लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें डाटा काफ़ी होता है, कुछ प्रॉब्लम उनमें ऐसे हैं जिनमें डाटा कम होता है। जिनमें डाटा कम होता है उनमें काफ़ी हद तक हैंड इंजीनियरिंग की जाती है कि आप इंटेलिजेंटली कोई तरीका डिवाइस करते हैं कि यार इस किस्म का आर्किटेक्चर होगा, ये फीचर्स निकालने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा हो तो आप किसी हद तक हैंड इंजीनियरिंग के बजाय नेटवर्क के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई ये ले इंसेप्शन नेटवर्क, खुद ही ट्रेन हो, खुद ही बता कौन सी चीज़ किस तरह से बेहतर है, ठीक है। तो जिस तरह इमेज रिकग्निशन पे डाटा थोड़ा कम है उसकी निस्बत, डाटा काफ़ी है, मिलियंस ऑफ इमेजेस हैं, लेकिन ये क्योंकि टास्क इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें उस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी के रिलेटिव डाटा स्टिल कम लगता है, और अभी भी हैंड इंजीनियरिंग किसी हद तक होती है। फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन जो है, जिस तरह अगर इस इमेज में मैंने डिटेक्ट करना है कि गाड़ी किधर है, तो एक गाड़ी इधर खड़ी है, एक गाड़ी पीछे खड़ी है, और मैंने ये उसके अराउंड बॉक्स लगाना हो कि यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पे, ये बड़ा एक नया तो नहीं कहना चाहिए, ये प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, अगर उसके आगे कैमरा लगा हुआ है तो इट शुड बी एबल टू, कि कोई पेडेस्ट्रियन आ गया, कोई और गाड़ी है, कहाँ है, कितनी दूर है, ये वाली सारी चीज़ें उसको करने के काबिल होना चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके। तो ये वो वहाँ से आगे, इसमें डाटा निस्बतन कम है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा ये इस वाले प्रॉब्लम को भी देखें। तो दो प्रॉब्लम हमारे विजन से रिलेटेड हैं जो मैं देखना चाहूँगा, एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का और एक फेस रिकग्निशन का। ये दोनों इंडिपेंडेंट से प्रॉब्लम है जो कि हम देखना चाहेंगे। तो इसका डाटा सेट क्यों कम है? इसका डाटा सेट इसलिए कम है कि इसमें आपको सिर्फ इमेजेस नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक्स और वाई दोनों चाहिए होते हैं ना। तो इसमें वाई आउटपुट क्या है? इसमें आउटपुट ये है कि ये जो डब्बा लगाना है ना इसके अर्थ, ये भी एक आउटपुट है ना। तो और इमेजेस के ऊपर डब्बे लगे लगाए तो नहीं आते, ठीक है। तो अगर डब्बे लगे लगाए नहीं आते तो इसका मतलब है कोई बंदा उसके ऊपर वो डब्बा ड्रॉ करेगा, ठीक है, कि ये बाउंडिंग बॉक्स बनता है, तो वो काम एक एक्स्ट्रा बन जाता है। तो उस एक्स्ट्रा काम की वजह से कम आपको लेबल डाटा मिलेगा जिसमें इमेज भी और इमेज के ऊपर वो उसके बाउंडिंग बॉक्स का कि बेसिकली आपको वो डब्बा नज़र आना तो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है कि आपको पता हो कि यहाँ से डब्बा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे डब्बा ख़त्म हो रहा है। तो आपको उसकी कह लो कि विड्थ, हाइट और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वहाँ पर फिर आपको हैंड इंजीनियरिंग करनी पड़ती है या कुछ ना कुछ हैक्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जब आपके पास अगर डाटा कम है तो फिर आप ट्रांसफ़र लर्निंग को यूज़ भी कर सकते हैं कि आप वहाँ से स्टार्ट हो और उसके आगे फिर लर्न करना शुरू कर दें, ठीक है। कंप्यूटर वीएन की कम्युनिटी में ना अक्सर आपके कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपने पेपर पब्लिश करना हो कोई अपने काम का, तो उसमें अगर आप उस किसी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करें तो इट इंक्रीजेज द चांसेस कि आपके पेपर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप विनर हैं किसी, तो सब लोग जानना चाहेंगे कि आपने क्या
गिदड़ सिंगी इस्तेमाल किया है उसको जीतने के लिए, ठीक है। तो वो आप वो गिदड़ सिंगी अगर पेपर के फॉर्म में लिख देंगे तो वो आपकी छप भी जाएगी, ठीक है। तो कई दफ़ा टेक्निक्स कुछ ऐसी यूज़ होती हैं जो शायद प्रैक्टिकली आप उतना ज़्यादा ना यूज़ करते हो जब आपने असल में मशीन लर्निंग सिस्टम डिप्लॉय करना है, लेकिन उन बेंचमार्क्स पे या उन कंपटीशन के ऊपर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एटलीस्ट उससे आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएंगे कि यार इस बंदे ने कुछ किया हुआ काम, ठीक है। तो उसमें जो कॉमन टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो ये कि ना, एक तो इनसैम्बलिंग यूज़ होती है, ठीक है। कि इनसैम्बलिंग क्या है कि आप बजाय एक नेटवर्क ट्रेन करने के आप बहुत सारे नेटवर्क ट्रेन कर लें और आउटपुट निकालते हुए उन सब की एवरेज कर लें, ठीक है। अच्छा, वो आपने उस वाई को नहीं एवरेज करना कि जो आउटपुट आएगी आप उनकी, यानी अमूमन क्या कर रहे होते हैं उसके ऊपर कि मेजॉरिटी पूलिंग टाइप का काम कर रहे होते हैं। किसका जो फाइनल आउटपुट आई है ना उसको देखते हैं कि कौन ज़्यादा क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, और उनमें से फिर जो अगर 10 नेटवर्क में से 5-6 नेटवर्क आपके कह रहे हैं कि ये बिल्ली है तो आप कहते हैं बिल्ली है, ठीक है। 4 नेटवर्क कह रहे होंगे कि नहीं भी बिल्ली नहीं कुछ और है, तो फिर आप वो उन 6 को उठा लेते। तो ये 1-2% इम्प्रूव कर लेती है चीज़ों को, ठीक है। दूसरा ये है कि एक टेस्ट टाइम पे माइक्रो क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। कि जो आपका टेस्ट सेट है जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसमें आप बजाय ये वाला इमेज उठाने के आप इसके डिफरेंट क्रॉप्स उठा लें, ठीक है। उसमें एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं 10 क्रॉप। 10 क्रॉप में आप क्या करते हैं कि एक तो आपने ये वाला उठा लिया क्रॉप, फिर एक आपने ना ये सेंटर से उठाया था, एक आपने लेफ्ट साइड से ये वाला उठा लिया, एक आपने राइट साइड से उठा लिया, एक टॉप राइट टॉप लेफ्ट से, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट से, तो 5 हो गए। फिर आपने इसको फ्लिप किया और यही काम दोबारा कर दिया तो 5 और हो गए, ठीक है। कि फ्लिप के भी सेंटर से उठाया, टॉप राइट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट इनसे उठा लिया, और ये आपके पास उनमें उनके ऊपर ट्रेन करने की कोशिश की। तो उससे भी अमूमन ट्रेनिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है कि वो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है आपके इमेजेस में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो प्रैक्टिकल एडवाइस थी कि आप जो लिटरेचर में आपको मिलते हैं इस वक्त पब्लिश पेपर उनमें उनको यूज़ करें, उनके आर्किटेक्चर को, बजाय ये कि ख़ुद से डिसाइड करेंगे यार ये आर्किटेक्चर होना चाहिए, ये हाइपर पैरामीटर्स होने चाहिए। तो दिस विल गिव यू अ क्विक स्टार्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद आप डिसीजन लेना शुरू कर दें। फिर एक एक करके बेशक आप सारा का सारा आर्किटेक्चर चेंज कर दें, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन आपने स्टार्ट आपको मिल गया तो हो सकता है कि वही आपका काम पूरा कर दे और आपको अगला स्टेप जाने की ज़रूरत ना हो एज़ कम्पेयर टू कि आपने वो करें, ठीक है। यूज़ ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन इफ़ पॉसिबल। और दूसरा ये है कि ओपन सोर्स मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपने ऑलरेडी गिटहब वगैरह पे रखे होते हैं या किसी और जगह पे रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। आप ख़ुद भी जो काम करें कोशिश करें उसको, अगर आप दूसरों का उस मेहनत का फल खा रहे हैं तो अपनी मेहनत का फल भी दूसरों को दें, ठीक है। और अपने काम को ओपन सोर्स करें ताकि कम्युनिटी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, जिसका भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ गुड फॉर यू एज़ वेल, कि अगर आपका काम कहीं पे यूज़ हो रहा होगा तो मतलब आपकी करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। बट मैं ये कहूँगा कि हम बजाय उस सेल्फिश रीज़न पे इसको करने के, हम जस्ट बिकॉज कि यार किसी और ने काम किया हुआ था और आपने यूज़ कर लिया। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि बर्कले वालों ने स्लाइडें शेयर की हैं, तो मैं भी ड्रॉप बॉक्स पे अपनी स्लाइडें रख देता होता हूँ कि जो भी यूज़ करना है उसने कर ले, ठीक है। तो बात यह है कि वो आपने अगर किसी को यूज़ किया हुआ है तो आप भी कोशिश करेंगे कंट्रीब्यूट बैक करें ज़रूर, ठीक है। अनलेस कि आपकी अपनी कंपनी बना कर और आप वही काम ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस पर पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो एक और बात है कि वो आपका फिर ट्रेड सीक्रेट एक तरह का बन जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती। हम सोच रहे होते हैं कि कोई बड़ा हमने तीर मार लिया है, लेकिन वो इतना बड़ा तीर नहीं होता जितना हम सोच रहे होते, ठीक। और दूसरा ये है कि यूज़ प्री ट्रेन मॉडल एंड फाइन ट्यून योर डाटा सेट, ठीक है। कि जो पहले से ट्रेन मॉडल है उनको यूज़ करें और उन पे अपने डाटा सेट को ट्रेन कर लें, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो कहते हैं कि ऑनलाइन अगर आपने उठाने हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इधर आने से पहले सिंपल रेजनेट का सर्च किया, ठीक है। तो रेजनेट का अगर मैं सर्च करूँ ना तो ये आप गिटहब का लिंक आ गया, ठीक है। रेजनेट गिटहब पर सर्च किया तो आप इसको खोलेंगे तो ये आपका गिटहब की रेपो आ जाएगी, ठीक है।
और यहाँ से आप पकड़ के ना अगर आप इसके कोड को देखें तो वैसे तो डाउनलोड जिप की ऑप्शन भी देता है जिसको आप अनजिप कर लें, लेकिन टिपिकली बेहतर तरीका ये होता है कि आपको गिट आनी चाहिए यूज़ करना, ठीक है। तो ये आप कॉपी करें लिंक को और फिर आप जिधर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ML में गया और उसके अंदर मेरे पास मैंने अनऑर्गेनाइज का एक फ़ोल्डर रखा हुआ था, तो मैं इधर राइट क्लिक करके लेट से टर्मिनल खोल सकता हूँ, ठीक है। तो गिटहब में अमूमन हम टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं, तो मैंने टर्मिनल खोला और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ गिट क्लोन और उसके बाद मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया कि ये करना है, ठीक है। इधर अभी प्रॉब्ली नेट नहीं चल रहा, लेकिन मैं इसको एंटर करूँगा तो ये डाउनलोड होकर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने पहले से किया हुआ है, ये मैंने इधर चलाया था, उसने 3-4 सेकंड लिए और उसके बाद डाउनलोड कर दिया। वो डाउनलोड होने के बाद मेरे पास ये एक फ़ोल्डर आ गया जिसके ऊपर ये रेजनेट्स का फ़ोल्डर था। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अच्छा, वैसे ये readme.md जो पड़ी हुई है ना, अगर आप इसको खोलेंगे ना तो अमूमन जिस तरह ये जो रेपो थी, मोस्ट लाइकली लोगों ने ना कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई होगी, ठीक है। और मैं एक ये जो लिखी हुई है ना, ये असल में वही चीज़ है जो उधर readme.md में पड़ी हुई है। और md क्या चीज़ है, वो वही जो हम जुपिटर नोटबुक में दरमियान में टेक्स्ट लिख रहे होते हैं ना, वो एक ये md फॉर्मेट है, अब कहते हैं बड़ा कॉमनली यूज़ हो रहा है कि बहुत सिंपल सा है, आपने हेडिंग डालनी है, हैश डाल दें। मैंने आपको वो जुपिटर नोटबुक में डाला था ना कि एक आप कोड के बजाय टेक्स्ट वाला ब्लॉक, एक हैश डाल दें, पहले लेवल की हेडिंग हो जाएगी, 2 डाल दें तो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, 2-3 डाल दें तो इस तरीके से ये उसी में लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। वो जो जुपिटर नोटबुक ये कॉमन तरीका यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप उस रेपो को अंदर से देख सकते हैं, जिस तरह इधर प्रोटोटेक्स्ट जो है, इसको अगर मैं खोलूँ तो ये आप डिफरेंट जो रेजनेट्स हैं ना, ये उनके मॉडल की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क है कैफ़े जिसके अंदर ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो ये आपका जो रेजनेट है ना, ये पूरे का पूरा रेजनेट की सारी लेयर्स लिखी हुई हैं कि पहली लेयर जो है वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन है, कितने पैरामीटर्स हैं, कर्नल साइज़ क्या है एंड सो ऑन। क्योंकि ये 101 डीप है तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। तो इसमें सारा दिया। तो व्हाट आई मीन इज़ कि आप ये कर सकते हैं कि ये इस तरह से अगर आपने रेजनेट पे काम करना है तो आप रेजनेट डाउनलोड करें, आपने एलेक्सनेट पे करना है, एलेक्सनेट का आपको कोड मिल जाएगा, या बाकी इस तरह का कई लोगों ने कोड रखे होंगे, ठीक है। तो देखें कि कौन सा वो गिटहब ने भी उसको रेट किया होता है टिपिकली, ठीक है, कौन सा ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ओरिजिनल ऑथर्स का बाज़ मिल जाएगा, बाज़ किसी और, क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट करना ना क्योंकि अवेलेबल हैं तो ये एक बड़ा प्लस है कि आपको जंप स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है। जिन पेपर से नहीं दिया हुआ, हो सकता है कि आप जिस तरह आप थोड़ी सी जब रिसर्च करते हैं, शुरू में मैंने आपको कहा था आप लिटरेचर सर्वे करते हैं तो आपको कोई पेपर मिलता है जिसमें बताया होगा उसने कि यार मुझे तो इतने % एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है, और वो बाकी सबसे बेहतर हो, लेकिन उसने कोड शेयर नहीं किया हुआ लेट से, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आप उसने जो टेक्निक बताई होती है रिसर्च पेपर में, आप वो समझते हैं और वो ख़ुद से इम्प्लीमेंट करते हैं, और ख़ुद से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आप वाकई मुझे उतना % एक्यूरेसी मिल रही है या नहीं। तो कई दफ़ा होता है कि कोई छोटी सी डिटेल मिसिंग होगी कि उसने लर्निंग रेट क्या यूज़ किया था, उसने कोई और चीज़ क्या यूज़ की थी, और वो जब आप करेंगे तो आपको हो सकता है कि उतने अच्छे रिज़ल्ट्स ना मिलें, पहली चीज़। दूसरा ये कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में महीना लग जाए और फिर उसको ट्रेन करने में 2 महीने और लग जाएं, ठीक है। उसके बजाय ये जो है, अगर किसी ने आपको वो दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आप अगले दिन से उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्लस, ये जो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाली बात है ना, ठीक है। वैसे मैंने देखा है बाज़ लोग जो पायरेटेड स्टफ़ भी शेयर कर रहे हो, उन्होंने भी लिखा होता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट वो आप ना शेयर करें, ये जो लीगल स्टफ़ है वो आप शेयर करें, और शेयरिंग इज़ केयरिंग ना करें, ठीक है। ओके, सो यू गेट द आइडिया कि डाउनलोड कैसे होगा, रन कैसे हो सकता है, वो आप थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे उसकी डिटेल को, तो आपको समझ आ जाएगी कि रन कैसे करना है। कोई नया हो सकता है फ्रेमवर्क उसमें लर्न करना मिल जाए, जिस तरह मशीन लर्निंग में टेंसर फ्लो हमने थोड़ा सा देख लिया था, लेकिन उसके अलावा पायटॉर्च काफ़ी यूज़ होता है, कैफ़े यूज़ होता है, ठीक है। उनमें भी एक साइकिट लर्न है जो इसके लिए, ये पाइथन की एक, वो भी काफ़ी यूज़ होती है छोटे मोटे मशीन लर्निंग के टास्क करने के लिए, और इसके अलावा भी आई एम श्योर होंगे, ठीक है। कि तो आप उसका छोटा सा ट्यूटोरियल देख के उनको फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ठीक है जी, यहाँ पर हम आज रुकते हैं। ऑल्दो मैंने इससे आगे वाले को थोड़ा सा स्टार्ट करना था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को, लेकिन आई थिंक कि 2 मिनट में हम कोई ख़ास तीर नहीं मार लेंगे, तो हम इधर रुक जाते हैं और अगली दफ़ा इंशाल्लाह करेंगे।